राहुल के जिस मोदी सरनेम वाले बयान पर पहले उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, फिर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और अब उन्हें घर खाली करने को भी कह दिया गया है। उस बयान को बीजेपी ओबीसी का अपमान बताने पर क्यों तुली हुई है? आखिर यही बीजेपी का प्रिय सवाल था जो अंबानी के चैनल के 3 अलग अलग रिपोर्टरों ने बार बार राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा, जिस पर तीसरी बार जवाब देते हुए राहुल गांधी ने रिपोर्टर को बीजेपी के लिए काम करने वाला बोल दिया। राहुल भी जानते थे गोदी मीडिया किसके लिए काम करता है और बीजेपी एक ही सवाल लगातार बार बार क्यों राहुल गांधी से पूछवा रही है। उस एक सवाल में ऐसा क्या था जो गोदी मीडिया 3 बार अलग अलग तरह से बीजेपी के लिए पूछ रही थी? उस सवाल के पीछे का असली खेल मैं आपको समझाती हूं। दरअसल राहुल गांधी के बयान को एंटी ओबीसी बताकर राहुल को डिस्क्वालीफाई कराकर बीजेपी कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है। पर बीजेपी को क्यों लगता है कि यह पैतरा काम कर जाएगा? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। और आइए समझते हैं कि बीजेपी को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि पिछड़ी जातियों के बीच कांग्रेस के ऊपर उसका पलड़ा भारी है। इमरजेंसी के बाद भारत की राजनीति ने जैसी करवट ली वो बताती है कि कांग्रेस ने ओबीसी का सपोर्ट कैसे खोया और वो क्यों अपनी सरकार द्वारा लाई गई नीतियों में बदलाव का क्रेडिट नहीं ले पाई। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ओबीसी के समर्थन के सवाल पर लगातार स्ट्रगल ही करती आ रही है। आने वाले सालों में पिछड़ी जातियों ने अपने लिए SC/STs को मिले आरक्षण की तर्ज पर कोटे की मांग की, साथ ही चाहा कि राजनीति में भागीदारी भी मिले। साल 1953 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने काका कालेलकर के अधीन पहले ओबीसी कमीशन का गठन किया। हालांकि इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2 साल के अंदर ही पेश कर दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट धूल ही चाटती रही। नतीजतन हिंदी बेल्ट के ओबीसी राम मनोहर लोहिया के पास पहुंचे और 60 के दशक में उनकी राजनीति को काफी बल दिया। उनके निधन के बाद चौधरी चरण सिंह नए नेता के रूप में उभर कर आए। अप्रैल 1977 में ND तिवारी के अंडर यूपी की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने का ऐलान किया। कहा जा सकता है कि देश में पहली बार ऐसा ऐलान हुआ था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर केंद्र की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चल रही जनता पार्टी सरकार ने ND तिवारी की सरकार को ही डिसमिस कर दिया और उसके बाद यूपी में जनता पार्टी की राम नरेश यादव सरकार आ गई, जिसने ओबीसी के आरक्षण को लागू कर दिया और क्रेडिट ले लिया। जबकि ओबीसी के लिए कोटा होना चाहिए, इसके लिए पुश करने वाले भी एक कांग्रेसी ही थे जिनका नाम था HN बहुगुणा। उन्होंने सीएम रहते हुए इस मुद्दे पर छेदीलाल साथी कमीशन बनाया था। और ऐसे में जब यूपी में कांग्रेस लगभग साफ ही हो चुकी है, उस फेलियर का एक बड़ा कारण है कांग्रेस ओबीसी सेंटिमेंट अपने हक में नहीं कर पाई। ताज्जुब इस बात का होता है कि कोई पार्टी लीडर यूपी के इतिहास में दर्ज इस पूरे समय का जिक्र भी करता नजर नहीं आता, जबकि ओबीसी के आरक्षण का रास्ता ही कांग्रेस ने खोला था। उसके बाद 1990 के दशक में कांग्रेस को ओबीसी को हक दिलाने की राजनीति में एक और झटका लगा, जब उसके बागी नेता VP सिंह ने केंद्र की जनता दल सरकार के मुखिया के तौर पर मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने का ऐलान कर डाला। मंडल कमीशन का गठन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने किया था और रिपोर्ट 1980 में सौंपी गई थी, लेकिन 14 साल तक वो रिपोर्ट धूल चाटती रही, जब ज्यादा समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यूपी और बिहार में पूरी कांग्रेस विरोधी लड़ाई ओबीसी नेताओं ने ही खड़ी की थी, पहले लोहिया ने, उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने। पर दिलचस्प बात यह है कि दोनों में से कोई भी ओबीसी नहीं थे। बाद में क्षेत्रीय ओबीसी नेता जैसे यूपी में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, MP में शरद यादव का रुतबा बढ़ने लगा और इन्हें समर्थन था यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाटों का। साल 2006 में आई VP सिंह की बायोग्राफी मंजिल से ज्यादा सफर में राम बहादुर राय ने कहा कि कांग्रेस के नेता पावर इक्वेशंस पर बहुत ध्यान देते थे, उन्हें सोशल इक्वेशंस और जो बदलाव हो रहे थे उनसे बहुत कम मतलब था। पार्टी जब चुनाव हारती थी उन्हें तब भी चिंता होती नहीं दिखती थी। कांग्रेस ने पूरा 1 दशक खो दिया, वो मंडल घटना को रीड ही नहीं कर पाई। उन्हें काफी वक्त लगा गठबंधन की ताकत को समझने में। कांग्रेस को 15 साल लग गए ये समझने में कि राजनीति बदल चुकी है।
गठबंधन के मामले में बीजेपी ने ज्यादा लचीलापन दिखाया है। मुलायम सिंह यादव की काट के रूप में लोध राजपूत ओबीसी नेता कल्याण सिंह को प्रोजेक्ट करके बीजेपी ने यह साबित भी किया। जैसे ही समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम कोर वोट के बाहर मुलायम का समर्थन डगमगाने लगा, कल्याण सिंह ने कई छोटी ओबीसी कम्युनिटीज को बीजेपी के साथ कर लिया, जिससे उभर कर आया नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक। जब कल्याण सिंह और उमा भारती पार्टी के बागी हो गए तो बीजेपी ने हर लेवल पर अपने नेतृत्व पर दोबारा से काम किया ताकि उन सभी छोटी ओबीसी कम्युनिटीज को वो अकोमोडेट कर सकें। कल्याण सिंह के बाद कमान सौंपी गई राम प्रकाश गुप्ता को, जिन्होंने जाटों को यूपी में ओबीसी स्टेटस दिलाया। मुलायम सिंह और दलित सपोर्ट बेस वाली मायावती को कमजोर करने के इरादे से राजनाथ सिंह सरकार ओबीसी और दलितों को बांटने के लिए आरक्षण में भी आरक्षण का आइडिया लेकर आई थी। साल 2006 में ओबीसी पॉलिटिक्स में एक और यादगार पल आया जब यूपीए 1 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्री एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह कई तरह के प्रेशर से लड़कर ओबीसी के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण लेकर आ गए। यह बहुत बड़ा कदम था जो मंडल कमीशन रिपोर्ट के लागू होने के समय से ही लटका हुआ था। लेकिन हमेशा की तरह ओबीसी के पक्ष में लिए इतने बड़े कदम को भी कांग्रेस अपने पक्ष में भुना ही नहीं पाई। साल 2010 में यूपीए 2 सरकार ने जातिगत जनगणना की बात रखी। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा कि 2011 के सेंसस में कास्ट और कम्युनिटी डेटा को इकट्ठा किया जाए। 1 मार्च 2011 को लोकसभा में एक बहस के दौरान उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इसका विरोध किया। सदन में खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो भरोसा दिलाते हैं कि इस पर कैबिनेट बहुत जल्द फैसला लेगी। इसके बाद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया। कई दौर की मीटिंग और विचार विमर्श के बाद यूपीए सरकार ने फैसला किया कि बजाय केवल जाति और कम्युनिटी डेटा कलेक्शन के एक फुल फ्लेजेड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SECC किया जाए। इस पर 5,000 करोड़ का खर्च रखा गया, जो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी इलाकों में शहरी विकास मंत्रालय मिलकर उठाने वाले थे। दोनों मंत्रालयों ने SECC डेटा 2016 में पब्लिश किया, लेकिन इसमें कास्ट का डेटा शामिल नहीं था। सरकार बदल चुकी थी। यह सारा डेटा अब तक उपलब्ध नहीं है। जब भी ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन पर बनाया गया जस्टिस रोहिणी कमीशन ने SECC डेटा मांगा है, उन्हें जवाब यह दिया गया है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बीजेपी भी इस पर चुप्पी बनाए रहती है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि 2021 के सेंसस में ओबीसी की परिगणना की जाएगी। वो करना तो दूर, सेंसस ही नहीं आया है। काफी दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बड़ा ओबीसी सपोर्ट बेस तैयार कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार ने वीपी सिंह या अर्जुन सिंह की तरह कोई बड़े कदम नहीं उठाए हैं उनके लिए। 2 साल से तो ओबीसी की क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में संशोधन को ही अटका कर रखा हुआ है। लेकिन जहां जुमलों लच्छेदार शब्दों से ही आजकल राजनीतिक लड़ाइयां जीती और हारी जा रही हों, वहां ऐसे जीत हासिल करने में बीजेपी अव्वल नजर आती है। कईयों का मानना है कि बीजेपी सिर्फ ओबीसी सरनेम को लोकप्रिय बनाती है, लेकिन उनके लिए ज्यादा कुछ करती नहीं। लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा कि वो इतना कुछ करके भी क्रेडिट लेने में मात क्यों खा गई, और बीजेपी सिर्फ सरनेम चमकाकर कैसे पूरा क्रेडिट लेने में कामयाब हो जाती है। इसलिए तो बीजेपी राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाइड MP बनाकर हिंदी बेल्ट में अपनी ओबीसी सरनेम वाली राजनीति करना चाह रही है, ये कहकर कि राहुल का बयान ओबीसी का अपमान है, क्योंकि वो जानती है कांग्रेस अपना किया काम गिनाने में हमेशा विफल रहती है और ओबीसी बिरादरी शायद ये सवाल पूछने के लिए तैयार ही नहीं होगी कि चोरों का अपमान, अपराधियों का अपमान, पूरी जाति का अपमान कैसे हो सकता है। लेकिन अगर पूछ ले तो राजनीति बदल जाएगी। तो इसीलिए गोदी मीडिया के जरिए बीजेपी लगातार पहले ही दिन से एक ही सवाल और आरोप पर फोकस करना चाहती है कि राहुल का बयान ओबीसी विरोधी था। सत्यमेव जयते।